कल की कक्षा में मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको आज की कक्षा में जीवन साथी का चयन हिंदू विवाह पद्धति में किस प्रकार से किया जाता है उसके संदर्भ में बताऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। हिंदू विवाह पद्धति में जीवन साथी के जो चयन के नियम हैं वो मुख्यतः 4 हैं, फिर उनके सब डिवीज़न हैं। तो पहला जो प्रकार है वो है बहिर्विवाह, दूसरा जो नियम है जीवन साथी के चयन का वो है अंतर्विवाह, तीसरा है अनुलोम विवाह और चौथा है प्रतिलोम विवाह। बच्चों ये ध्यान रखिएगा कि आपके विश्वविद्यालय परीक्षा में 4 अंक और 2 अंक, इनमें से ये जो मैं आपको आज पढ़ाने जा रही हूँ और शायद कल की कक्षा में भी ये हम इसको जानने और समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ध्यान से सुनिए, और अगर कहीं पर भी दिक्कत आए समझने में तो मैंने जैसा कि आपसे पहले भी कहा, बेझिझक आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें अपनी क्वेरी डाल दीजिए। चलिए अब देखते हैं। पहली जो बात, जो नियम जिसके बारे में हमें जानना है वो है बहिर्विवाह। ठीक है, बहिर्विवाह क्या है? बहिर्विवाह जिसे इंग्लिश में कहते हैं एक्सोगेमी। जो ये एक्सोगेमी है, क्या कहते हैं? एक्सोगेमी, EXOGAMI। जो ये एक्सोगेमी है, एक्सो का अर्थ होता है आउटसाइड और गैमी का अर्थ होता है विवाह करना। तो एक्सोगेमी का पूर्ण अर्थ क्या हुआ? बाहरी लोगों से विवाह करना। प्रत्येक समाज में निकट संबंधियों के साथ विवाह करना निषेध होता है। यद्यपि कुछ मतों को मानने वाले लोग निकट संबंधियों से भी विवाह करते हैं, पर ये बाद में चर्चा का विषय है। लेकिन जैसे भाई बहन, माता पुत्र, पिता पुत्री आदि, यहाँ विवाह सर्वथा वर्जित होता है। तो बहिर्विवाह से तात्पर्य हुआ कि एक व्यक्ति अपने निकट संबंधियों के समूह के बाहर विवाह करे। हिंदू में बहिर्विवाह की प्रथा तथा निषेधों के अनुसार व्यक्ति एकाकी परिवार, संयुक्त परिवार, वंश, गोत्र, सपिंड समूह से बाहर विवाह कर सकता है। फिर दोहराती हूँ कि बहिर्विवाह की प्रथा में किन से विवाह कर सकता है, कौन से निषेध हैं, ये तो मैंने बता दिया। वहाँ क्या होता है? व्यक्ति वंश, गोत्र और सपिंड समूह से बाहर विवाह कर सकता है। अब सगोत्र बहिर्विवाह क्या है? अब इसका ये हम बहिर्विवाह पढ़ रहे हैं। बहिर्विवाह का जो पहला भाग जो हम विभक्त करके पढ़ते हैं वो है सगोत्र बहिर्विवाह। सगोत्र बहिर्विवाह से तात्पर्य है कि जो व्यक्ति जिस गोत्र समूह का सदस्य है वह उस गोत्र समूह के साथ विवाह ना करे, उससे बाहर जाके विवाह करे। हिंदुओं में सगोत्र विवाह तो बिल्कुल निषेध है। भारतीय सनातन संस्कृति में सगोत्र विवाह निषेध है। और आपको हैरानगी होगी कि ये साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है, ये वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध किया है कि सगोत्र विवाह से उत्पन्न संतान की जो जैविकीय बीमारी हैं उन्हें कैरी करने की जो संभावना है वो बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो अब देखिए, हजारों वर्ष पूर्व जो कहीं ना कहीं सगोत्र विवाह की बात पर हम इस बात को बहुत ज़्यादा एम्फेसिस ना करके हम मेनली इस बात पर आते हैं कि हिंदुओं में सगोत्र विवाह निषेध था। गोत्र क्या है? एक बड़ा जो बंधुत्व वाला जो समूह हम जिसे कह सकते हैं वो है। कई एकाकी परिवार मिलके संयुक्त परिवार, कई संयुक्त परिवार मिलके वंश समूह और कई वंश समूह मिलकर सगोत्र समूह का निर्माण करते हैं। तो गोत्र की व्याख्याएं जो हैं उसके बारे में
जिसे हम कहना चाहिए क्या गोत्र को समझा जाता है, ये अलग अलग हैं। बहुत दृष्टि से, बहुत अलग अलग दृष्टि से गोत्र की व्याख्याएं की गई हैं। परंतु अगर गोत्र के शाब्दिक अर्थ की हम बात करें तो गो धन त्र अर्थात गायों को बांधने का स्थान अथवा गायों को पालन करने वाला समूह। तो सामान्य रूप में गोत्र एक व्यक्तियों का वह समूह है जिनकी उत्पत्ति एक ही पूर्वज से मानी जाती है। अब क्योंकि हम भारतीय सनातन संस्कृति की बात कर रहे हैं, हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं, तो यहाँ मुख्यतः गोत्र की जब हम बात कर रहे हैं, एक ही पूर्वज से उत्पत्ति की बात कर रहे हैं, तो हम बात करते हैं ये जो हमारे पूर्वज हैं वो मूलतः ऋषि माने गए हैं। तो ऋषि में विश्वामित्र, गौतम, भारद्वाज, वशिष्ठ, अत्रि, कश्यप, अगस्त्य, इनके नाम से गोत्र पहचाने जाते हैं। तो गोत्र जो शब्द है उसको गौशाला, गाय का समूह, किला या पर्वत आदि अर्थों में भी प्रयुक्त होता है। लोग गौ पालन करते हैं। जो लोग परस्पर मित्र या रक्त संबंधी होते थे वो गायों को एक ही स्थान में बांधते थे और उनमें इससे कुछ नैतिकता के कर्तव्य विकसित माने गए और इससे वो लोग आपस में विवाह करना उचित नहीं समझते थे। ठीक है, तो यहाँ हमारे लिए ये समझना ज़रूरी है कि प्रत्येक जाति में गोत्र नाम रख लिए गए हैं और गोत्र बहिर्विवाह की प्रथा का लोग पालन करते आ ही रहे हैं। ठीक है, तो हमने बहिर्विवाह का जो पहला अंतर पढ़ा वो हमने पढ़ा सगोत्र बहिर्विवाह। ठीक है, अब हम बात करेंगे सपर्व बहिर्विवाह। ये क्या है? गोत्र की तरह से जो प्रवर है, क्या है? प्रवर। ये भी व्यक्तियों के समूह का नाम है। गौतम, अब गौतम कौन है? ऋषि हैं। तो गौतम के अनुसार धर्म सूत्र काल के प्रारंभ में प्रवर और सगोत्र बहिर्विवाह परस्पर घुले मिले थे और वैदिक इंडेक्स में प्रवर शब्द का अर्थ क्या है? आवाहन करना। पीएन प्रभु के अनुसार, पीएन प्रभु समाजशास्त्री हैं, है ना? तो पीएन प्रभु के अनुसार प्राचीन काल में पुरोहित हवन करने के लिए अग्नि प्रज्वलित करते समय अपने पूर्वजों के नामों का उच्चारण करते हैं। जो समान पूर्वजों और ऋषियों का उच्चारण करते हैं वे अपने आप को एक ही प्रवर का मानते हैं और ये लोग आपस में विवाह नहीं करते। ठीक है, आगे समझ में आपको? अब हम बात करते हैं सपिंड विवाह, सपिंड बहिर्विवाह। अभी तक हमने बात की सप्रवर बहिर्विवाह और सगोत्र बहिर्विवाह। इसके बाद हम बात करेंगे सपिंड बहिर्विवाह। सपिंड बहिर्विवाह क्या है? हिंदुओं में सपिंड विवाह निषेध है। सपिंड का तात्पर्य क्या हुआ? समान पिंड या देह वाला। मिताक्षरा व कर्वे, एक कर्वे का पूरा नाम क्या है? इरावती कर्वे। इनके अनुसार सपिंड का अर्थ है मृत व्यक्ति को पिंडदान देने वाले सभी सदस्य सपिंड हैं। अर्थात मूल रूप से ये देखेंगे हम कि मृत व्यक्ति के एक रक्तकण से संबंधित जो लोग हैं वो सपिंड हैं, एक ही पिंड का मानना। विज्ञानेश्वर के अनुसार एक ही पिंड या जो शरीर है उसे रखने वालों में एक ही शरीर के अवयव रखने के कारण सपिंडता का संबंध होता है। जैसे पिता पुत्र, दादा पोता, माता पुत्र, नाती दोहता, ये सपिंड हैं। तो एक ही पिंड या देह रखने वालों में एक ही शरीर के अवयव होने के कारण सपिंडता का संबंध होता है और एक निश्चित पीढ़ी तक के सदस्य सपिंड कहलाते हैं। तो सपिंड बहिर्विवाह आवश्यक है, अर्थात सपिंड में विवाह नहीं किया जा सकता। अब इसके बाद चौथी और अंतिम श्रेणी जो बहिर्विवाह में हमें देखने को मिलती है
वो मिलती है स्थान बहिर्विवाह। कर्वे ने क्या कहा है स्थान बहिर्विवाह के संबंध में? उन्होंने कहा कि स्थान संबंधित जो बहिर्विवाह है उसका तात्पर्य हुआ कि जिस गांव में व्यक्ति रहता है उस गांव में तथा उस गांव की सीमाओं से लगे ग्रामों में भी वो विवाह नहीं कर सकता। ठीक है, तो जो भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार की सीमाओं का ध्यान विवाह निश्चित करते समय रखा जाता रहा है। आई होप आपको ये चारों जो सब डिवीज़न हैं वो समझ में आ गए होंगे। स्थान बहिर्विवाह, सपिंड बहिर्विवाह, सप्रवर बहिर्विवाह और सगोत्र बहिर्विवाह। बहिर्विवाह क्या है? फिर आपकी सुविधा के लिए दोहरा देती हूँ कि बहिर्विवाह से तात्पर्य है कि एक व्यक्ति अपने निकट संबंधियों के समूह के बाहर विवाह करे। ठीक है, और हिंदुओं में जो बहिर्विवाह के 4 सब डिवीज़न मैंने बताए, उप प्रकार बताए, वो हैं सगोत्र बहिर्विवाह। क्या होता है सगोत्र बहिर्विवाह? जहाँ अपने गोत्र, जो गोत्र है एक जैसे गोत्र के लोग, 2 लोग आपस में विवाह नहीं कर सकते। सप्रवर बहिर्विवाह, फिर सपिंड बहिर्विवाह और स्थान बहिर्विवाह। अब हम बात करते हैं अंतर्विवाह। अंतर्विवाह क्या है? इंडोगैमी क्या है? इंडोगैमी का जो हिंदी अनुवाद है, इंडोगैमी दरअसल ग्रीक शब्द से बना है। इंडो का अर्थ है विदिन अर्थात भीतर, और गैमी का अर्थ अभी अभी मैंने आपको बताया था विवाह, विवाह करना। तो इंडोगैमी अंतर्विवाह का पूर्ण अर्थ क्या हुआ? अपने निश्चित समूह के अंदर ही विवाह करना। समाजशास्त्री जो दृष्टिकोण है उससे अंतर्विवाह का अर्थ क्या है कि एक व्यक्ति जिस विशिष्ट समूह का सदस्य है उसी समूह में वो विवाह कर सकता है और उस समूह से बाहर नहीं कर सकता। वैदिक तथा उत्तर वैदिक काल में द्विज अंतर्विवाही समूह होते थे, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य द्विज थे तथा वे एक ही वर्ण के माने जाते थे। शूद्र वर्ण उनसे अलग था, वे द्विज नहीं माने जाते थे। तो धीरे धीरे एक वर्ण कई जातियों उपजातियों में विभाजित हुआ तथा लोग अपनी ही जाति तथा उपजाति में विवाह करने लगे, और यही आगे चलकर अंतर्विवाह प्रथा में भी विकसित हुआ। ठीक है, अब समझ गए आप? देखिए, आपसे 2 या 4 अंक का प्रश्न पूछा जाता है, अंतर्विवाह से आप क्या समझते हैं, इंडोगैमी क्या है। अब बात करते हैं हम अनुलोम विवाह, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइपरगैमी, इसका मतलब क्या हुआ? अगर इसका हम हिंदी रूपांतर करें तो हाइपरगैमी भी ग्रीक से ही, ग्रीक शब्दावली का ही हिस्सा है। हाइपर का अर्थ हुआ ओवर और गैमी का अर्थ तो आपको पता ही है। तो हाइपरगैमी का पूर्ण अर्थ है ऊपर विवाह करना। ठीक है, तो इस विवाह के प्रकार में वर और वधू की सामाजिक श्रेणी, जाति, वर्ण, वर्ग, कुल आदि देखे जाते हैं। अगर वर मतलब कौन है? दूल्हा, है ना। तो अगर वर वधू से उच्च सामाजिक श्रेणी, वर्ण, जाति, वर्ग अथवा कुल का है तो ऐसे विवाह को अनुलोम विवाह या कुलीन विवाह कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो सामाजिक स्थिति है वो वर की ऊंची है तथा वधू की सामाजिक स्थिति वर के कंपैरिजन में नीचे है। अब इसका तात्पर्य ये भी हो सकता है कि आर्थिक स्थिति, जाति, वर्ण, ये सब चीज़ें इसमें शामिल हैं, कुल, गोत्र, है ना। तो जैसे एक ब्राह्मण लड़के का विवाह क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र लड़की से हो तो ऐसे विवाह को अनुलोम विवाह कहते हैं। ऐसे विवाह प्राचीन काल में मान्य थे। मजूमदार और मदान, ये भारत के प्रसिद्ध सामाजिक वैज्ञानिक रहे हैं, उन्होंने अनुलोम विवाह का वर्णन किया। मनु तथा याज्ञवल्क्य ने भी इस संबंध में चर्चा की। उन्होंने ब्राह्मणों को 4 अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, क्षत्रियों को 3, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र,
वैश्यों को 2, वैश्य और शूद्र को केवल 1, अर्थात अपने ही वर्ण में विवाह करने की अनुमति दी थी। बात समझे? जैसे मान लीजिए वर ब्राह्मण है, ब्राह्मण वर्ण का है, तो वो ब्राह्मण कुल की कन्या से विवाह करेगा, या फिर वो क्षत्रिय से भी विवाह कर सकता है, वो वैश्य से भी विवाह कर सकता है और शूद्र से भी विवाह कर सकता है। वहीं अगर वह क्षत्रिय है तो वो ब्राह्मण कुल की लड़की से विवाह नहीं कर सकता, क्योंकि ब्राह्मण वर्ण क्षत्रिय से उच्च है। ऐसी स्थिति में वो किन किन वर्णों से विवाह कर सकता है? स्वयं क्षत्रिय से, वैश्य से और शूद्र से। वहीं वैश्य जो वर्ण है वो वर्ण व्यवस्था में तृतीय स्थान पर है, तीसरे स्थान पर है, तो वहाँ वैश्य अपने वर्ण में विवाह कर सकता है, वैश्य वर्ण, और शूद्र कन्या से विवाह कर सकता है। और शूद्र क्योंकि निम्नतर स्थान प्राप्त है वर्ण व्यवस्था में, इसलिए वहाँ वो केवल शूद्र वर्ण से विवाह करने की अनुमति की बात कही जाती है। बच्चों, मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगी कि स्वतंत्रता के पश्चात, संविधान निर्माण के पश्चात, ये समस्त प्रकार की जो प्रतिबंध हैं वो निर्मूल हो चुके हैं, वो समाप्त हो चुके हैं। जाति बंधन से बहुत ऊपर हिंदू स्पेशल मैरिज एक्ट में कोई भी किसी से भी विवाह कर सकता है। ये हम उस समय की बात कर रहे हैं जब हिंदू विवाह पद्धति के प्राचीनतम तरीकों को समाज द्वारा स्वीकार किया जाता था, और सिर्फ स्वीकार ही नहीं किया जाता था अपितु अपनाया भी जाया था, है ना। अब इसके बाद हम बात करेंगे प्रतिलोम विवाह की, हाइपोगैमी। बिल्कुल उसका अपोजिट है। प्रतिलोम विवाह अंग्रेजी के शब्द हाइपोगैमी का अनुवाद है, और हाइपोगैमी ग्रीक शब्द से बना। हाइपो का अर्थ है बिलो, नीचे। तो यहाँ क्या अर्थ हुआ कि निम्न वर्ण, वर्ग, जाति, श्रेणी आदि में विवाह करना। ये बिल्कुल अनुलोम जो विवाह है उसका अपोजिट है, इसीलिए इसका नाम प्रतिलोम विवाह है। यह वह विवाह है जिसमें वधू तो उच्च श्रेणी की हो, उच्च वर्ण की हो, और वर्ण जो वर है वो निम्न श्रेणी का हो, निम्न कुल का हो, निम्न वंश का हो। इस संबंध में के.एम. कापड़िया कहते हैं कि एक निम्न वर्ण के व्यक्ति का उच्च वर्ण की स्त्री के साथ विवाह प्रतिलोम विवाह कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, ब्राह्मण लड़की का विवाह क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र लड़के से, क्षत्रिय लड़की का विवाह वैश्य या शूद्र लड़के से किया जाए। तो प्रतिलोम विवाह में लड़की उच्च कुल की होती है तथा लड़का निम्न कुल का होता है। प्रतिलोम विवाह के संबंध में अर्थात उच्च वर्ण की स्त्री तथा निम्न वर्ग के पुरुष के से उत्पन्न संतानों को समाज द्वारा स्वीकृत नहीं किया जाता, उसे निषाद कहते हैं। पहले ये विवाह बिल्कुल भी वैध नहीं था, परंतु अभी अभी मैंने आपको बताया कि हिंदू विवाह वैधता अधिनियम 1949, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, स्पेशल मैरिज एक्ट, ये जितने भी हमारे संविधान में प्रावधान आए बने, उन्होंने हर भारतीय को अपनी मर्जी से जीने की और अपनी मर्जी से अपने जीवन साथी के चुनाव करने की स्वतंत्रता दी है। तो जो कुछ मैंने आज आपको पढ़ाया, पुनः मैं बहुत संक्षेप में दोहरा देती हूँ कि आज हमने हिंदू विवाह के जीवन साथी के चुनाव के नियमों की बात की। हमने बात की बहिर्विवाह की। बहिर्विवाह को हमने 4 हिस्सों में बांटा: सगोत्र बहिर्विवाह, सप्रवर बहिर्विवाह, सपिंड बहिर्विवाह और स्थान बहिर्विवाह। उसके बाद हमने बात की अंतर्विवाह की। अंतर्विवाह का क्या है अर्थ? अंतर्विवाह में जहाँ पर व्यक्ति अपने निश्चित समूह के अंदर ही विवाह करता है। उसके बाद की हमने अनुलोम विवाह की, हाइपरगैमी की, जहाँ पर लड़का जो वर है वो तो उच्च जाति का होगा, उच्च वर्ण का होगा, उच्च कुल का होगा, उच्च वंश का होगा, और जो वधू है वो उस वर्ग के कंपैरिजन में निम्न कुल की, निम्न वर्ण की, निम्न वंश की होगी। ये इस तरह का विवाह
पूर्व काल में समाज द्वारा स्वीकृत था, स्वीकार था और इसको लेकर कहीं पर भी किसी भी प्रकार का विवाद नहीं था। अनुलोम विवाह के बिल्कुल विपरीत प्रतिलोम विवाह है। प्रतिलोम विवाह जिसे अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, हाइपोगैमी। हाइपोगैमी में जो वधु है वो उच्च कुल उच्च वंश की होगी, उच्च वर्ण की होगी, और जो वर है वो निम्न कुल निम्न वंश का होगा। तो इस प्रकार का जो विवाह है वो समाज में ना तो स्वीकृत था और ना ही उससे इस प्रकार के विवाह से उत्पन्न जो संतानें थीं उन्हें समाज में सम्मान प्राप्त होता था। तो ये तो हुई बात विवाह साथी के चयन की, और साथ में बिल्कुल स्पष्ट तौर पर हमने ये भी जाना कि ये तमाम तरह की बातें पूर्व काल की थीं। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में भारत के संविधान ने सभी को समानता का अधिकार दिया और भारतीय नागरिक किसी भी जाति किसी भी कुल में विवाह करने को स्वतंत्र हैं। तो आज आपने विवाह का एक और पड़ाव पूरा किया, कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज आपने समझा। कल की कक्षा में हम कुछ और जानेंगे, कुछ और पढ़ेंगे। हाँ, अगर आपको कोई समस्या हो तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर अपनी समस्या को शेयर कर सकते हैं। यथासंभव मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूँगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।